नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942 आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि। तदनुसार शनिवार 17 अक्टूबर 2020 हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, हर चीज होने से पहले हमेशा असंभव ही लगती है। आपको बस इतना करना है कि हार नहीं माननी है। हरियाणा के गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल विज का कहना है कि बड़ौदा उपचुनाव में भाजपा का प्रत्याशी जीतना तय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में विकास कराया है। विकास के नाम पर ही हम और पार्टी जनता के बीच जाएंगे। अनिल विज ने कहा कि योगेश्वर दत्त बहुत ही होनहार खिलाड़ी और विनम्रता के साथ जनता के बीच रहकर कामकाज करेंगे। बड़ौदा उपचुनाव की बिसात पूरी तरह से बीत चुकी है। लंबी घमासान के बाद भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशी तय कर लिए हैं। पहले जो मुकाबला दो तरफा दिखाई दे रहा था वो अब त्रिकोणीय बनता दिख रहा है। भाजपा से योगेश्वर दत्त, कांग्रेस से इंदुराज नरवाल और आजाद प्रत्याशी के तौर पर कपूर सिंह नरवाल ने शुक्रवार को अपने अपने नामांकन भी दाखिल कर दिए हैं। इसके अलावा इनेलो से जोगिंदर मलिक ने भी नामांकन दाखिल किया है। मौजूदा समय में चुनाव सीधे तौर पर योगेश्वर दत्त, इंदुराज नरवाल और कपूर सिंह नरवाल के बीच होता दिखाई दे रहा है। चुनाव पूरी तरह से जातिगत समीकरणों के आधार पर होने की उम्मीद है। 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी मतदान जातिगत समीकरणों के आधार पर हुई थी। उस समय जाट मतदाता कांग्रेस के श्री कृष्ण हुड्डा और जसपा के भूपेंद्र मलिक के बीच बटे थे। शुक्रवार को हरियाणा सचिवालय में देर शाम को मंत्री समूह की अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के बाद में खुद मुख्यमंत्री ने इसमें लिए गए फैसलों की जानकारी दी। राज्य के एकमात्र ऑनलाइन तबादले वाले विभाग की ऑनलाइन तबादला नीति में थोड़ा बदलाव कर दिया गया है, जिसके तहत विधवा महिला और अविवाहित को तरजीह मिलेगी। मंत्री समूह ने अन्य भी कई विभागों से संबंधित फैसले लिए हैं, जिसमें दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा 700 करोड़ रुपए का ऋण लिया गया है। इसकी गारंटी राज्य सरकार की ओर से दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव को लेकर भाजपा ने सबसे पहले अपना उम्मीदवार घोषित किया, जबकि कांग्रेस नामांकन भरने से महज 3 घंटे पहले अपना उम्मीदवार घोषित कर सकी। इससे विपक्ष की घबराहट का पता चलता है। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्रीय पार्टी के पास उपचुनाव के लिए उम्मीदवार तक नहीं है। एक पार्टी तो हमारे एक नेता को अपना उम्मीदवार बनाना चाहती थी और उनकी भी इच्छा चुनाव लड़ने की थी, लेकिन हमने ऐसे फिसलन भरे नेता को उम्मीदवार नहीं बनाया। पिछले चुनाव में भी हमारा प्रत्याशी दूसरे नंबर पर था और बहुत कम अंतर से चुनाव हारा था, लेकिन इस बार हम जीत दर्ज करेंगे। सरकार की मंशा नहीं है कि किसानों का दाना दाना खरीदा जाए। वर्तमान व्यवस्थाओं को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि सरकार किसानों का दाना दाना खरीद पाएगी। रेवाड़ी की मंडियों में इस समय जो खरीद व्यवस्था चल रही है, उसके हिसाब से किसानों की उपज की महज 10% हिस्सा खरीद कर मंडियों को बंद कर दिया जाएगा। जब तक किसान संगठित होकर अपने हकों की आवाज नहीं उठाएगा, तब तक व्यवस्थाएं नहीं बदलेंगी। जब तक किसान धरना प्रदर्शन नहीं करेगा, तब तक सरकार 10 में से 1 बोरी खरीद कर 10 दिन बाद खरीद बंद कर देगी। गेहूं की बारी आती है तो सरकार की गरज थी उस समय जिले में 22 अस्थायी केंद्र खोल दिए थे, लेकिन अब जब किसानों की जरूरत है तो महज 3 ही खरीद केंद्र बनाए गए हैं। उनमें भी व्यवस्थाएं बेहतर नहीं है। यह बात वीरवार को रेवाड़ी पहुंचे स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने कही। लद्दाख में चीन से तनाव के बीच भारत को 3 से 4 नए राफेल विमान नवंबर के पहले हफ्ते में मिल जाएंगे। फ्रांस से फाइटर जेट राफेल की डील के तहत यह दूसरी डिलीवरी होगी। 5 राफेल विमानों का पहला बैच 29 जुलाई को भारत पहुंचा था। फिर 10 सितंबर को इन्हें एयरफोर्स में शामिल किया गया था। न्यूज एजेंसी ANI के सूत्रों के मुताबिक हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर राफेल विमानों के लिए तैयारियां चल रही है। फाइटर जेट्स का दूसरा बैच मिलने पर वायुसेना में राफेल की संख्या 8 से 9 हो जाएगी। पहले बैच में आई फाइटर जेट्स लद्दाख में तैनात किए गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में 12 रैलियां करेंगे। ये रैलियां वर्चुअल नहीं होंगी, बल्कि PM मोदी खुद वहां जाएंगे। शुरुआत 23 अक्टूबर को सासाराम से होगी। सभी रैलियों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत सहयोगी दलों के नेता मौजूद रहेंगे। रैलियों के दौरान एक समय में 100 जगहों पर LED स्क्रीन के जरिए भी प्रधानमंत्री का भाषण दिखाया जाएगा। दूसरे और तीसरे फेज की वोटिंग के लिए भी 3-3 रैलियां करेंगे। कुल 110 सीटों पर नजर। जिस जिले में रैली होगी वहां हर विधानसभा क्षेत्र में 5 जगहों पर LED के जरिए सभा होगी।
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत चीन सीमा विवाद पर चल रही चर्चा पर बात की। गुरुवार को ब्लूमबर्ग इंडिया इकोनॉमिक फोरम में जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन इसमें कुछ चीजें सीक्रेट हैं, लिहाजा किसी भी तरह का पूर्वानुमान लगाने की कोशिश न करें। अगर रिश्तों की बुनियाद हिली तो खामियाजा भी दोनों देशों को भुगतना होगा। एस जयशंकर ने यह भी कहा कि बीते 3 दशकों से भारत चीन संबंधों की मजबूती इस बात से आंकी जा रही है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर कितनी शांति है। समस्या कभी भी भारत ने पैदा नहीं की। सीमा पर तनाव कम करने के लिए दोनों देश लगातार बातचीत कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बीच इस बार की रामलीला बेहद खास होने जा रही है। सैकड़ों वर्षों से चली आ रही परंपराओं को बचाने के लिए नए प्रयोग हो रहे हैं। यहाँ सरयू नदी के किनारे लक्ष्मण किला मंदिर में भव्य रामलीला की तैयारी चल रही है। फिल्मी दुनिया के जाने माने कलाकार बुलंद आवाज में रामायण के संवाद का रिहर्सल कर रहे हैं। पहली बार DD नेशनल और सोशल मीडिया चैनल्स पर 17 से 25 अक्टूबर तक शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक प्रसारण होगा। इस रामलीला को रिकॉर्ड कर एक हफ्ते बाद 14 भाषाओं में YouTube पर अपलोड किया जाएगा। राम और सीता की भूमिका सोनू डागर और कविता जोशी तो रावण का किरदार शहबाज खान निभाएंगे। भोजपुरी कलाकार और सांसद मनोज तिवारी अंगद और रवि किशन भरत की भूमिका में दिखेंगे। अयोध्या की रामलीला के लिए प्रभु श्री राम की ससुराल जनकपुरी नेपाल से राजशाही वस्त्र बनकर आए हैं, तो वहीं माता सीता के गहने अयोध्या में तैयार हुए हैं। भगवान श्री राम का धनुष कुरुक्षेत्र से और रावण की कई पोशाकों में से एक पोशाक श्रीलंका में बनी है। भारत और चीन की सीमा पर भारतीय सैनिकों के साथ हुई बर्बरता के बाद से ही भारतीयों में चीन और चाइनीज सामानों को लेकर गुस्सा है। अब इसकी कीमत चीन को भुगतनी भी पड़ रही है। काउंटर पॉइंट की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक स्मार्टफोन के मार्केट में लीडर का ताज शाओमी से हटकर सैमसंग को मिल गया है। स्मार्टफोन मार्केट में सैमसंग नंबर 1 पायदान पर पहुंच गया है। सैमसंग समेत अन्य ब्रांड जो कि चाइनीज नहीं है, उन्हें भी इस चीज का फायदा मिल रहा है। त्योहारी सीजन में कोल इंडिया के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। कंपनी दिवाली से पहले अपने कर्मचारियों को 68,500 रुपए बोनस के रूप में देगी। दरअसल शुक्रवार को कोल इंडिया ने अपने कर्मियों को परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवार्ड यानी PLR देने की घोषणा की है। 2.5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को सीधे इसका फायदा मिलेगा। बता दें कि कोल इंडिया के इस घोषणा से करीब 2.5 लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा। कंपनी इसका भुगतान 22 अक्टूबर तक कर देगी। कोरोना संकट में अगर आपकी नौकरी छूट गई है तो भी सैलरी का 50% हिस्सा मिलता रहेगा। यही नहीं, अगर दोबारा नौकरी मिल गई है तो भी आपको यह सुविधा मिलती रहेगी। हालांकि इसके लिए आपको कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC से अपने आप को जोड़ना होगा। आप यह दावा बेरोजगारी राहत पाने के तहत कर सकते हैं। इसके तहत अचानक नौकरी छूटने के बाद 3 महीने तक एक तय आर्थिक मदद दी जाती है। आप चाहते हैं कि आपको भी फायदा मिले तो इसके लिए ESIC के डाटाबेस में आपका आधार और बैंक खाता लिंक होना चाहिए, तभी आपको किसी तरह का फायदा मिल सकेगा। गलत व्यवहार व कानूनी कार्रवाई से बेरोजगार हुए हैं तो फायदा नहीं मिलेगा। टायर कंपनियों की गिरोहबाजी के चलते JK टायर के साथ कई कंपनियां CCI की रडार पर हैं। हरियाणा सरकार को ज्यादा कीमत पर टायर बेचने का आरोप लगा है। CCI इस मामले में पहले JK टायर की ही जांच कर रहा था, बाद में इस जांच को अन्य कंपनियों तक बढ़ा दिया गया है। ऐसा आरोप है कि JK के साथ अन्य कंपनियां भी ऊंची कीमत पर टायर बेचती थी। मामले की सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। सूत्रों के मुताबिक अगर CCI इन आरोपों को सही पाती है तो इन कंपनियों पर हर साल ज्यादा कीमतों से जितना फायदा हुआ है उसका 3 गुना उन पर फाइन लग सकती है, या फिर सालाना रेवेन्यू का 10% फाइन लग सकता है। इसमें से जो ज्यादा होगा उसी को लागू किया जाएगा। सेंसेक्स 250 और निफ्टी 80 अंकों की बढ़त के साथ बंद। बैंकिंग और मेटल शेयरों में भी रही तेजी। JSW स्टील का शेयर 6% तक उछला। सोने की कीमतें 47 रुपए गिरकर 50,665 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची, तो वहीं चांदी 461 रुपए बढ़कर 61,996 रुपए प्रति किलोग्राम हुई। गूगल मैप्स पर जल्दी यूजर्स को बिजी प्लेस के बारे में जानकारी मिलेगी। मैप्स पर अभी रेस्टोरेंट और दूसरे बिजनेसेस कितने व्यस्त हैं इसकी सुविधा मिलती है। अब आप डायरेक्ट इस बात का पता लगा पाएंगे कि कोई स्पेसिफिक लोकेशन कितनी ज्यादा बिजी है। गूगल ने साफ किया है कि ऐसी जगहों की व्यवस्था की जानकारी सीधे मैप्स पर मिलेगी। कंपनी के मुताबिक इस फीचर को जल्द ही ग्लोबल एंड्रॉयड, iOS और डेस्कटॉप यूजर के लिए जारी किया जाएगा। आने वाले महीनों में यूजर्स लाइव व्यू का भी इस्तेमाल कर पाएंगे।
अगर आपके घर भी एलपीजी सिलेंडर आती है तो खबर बेहद जरूरी है। अब एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी की प्रक्रिया में बदलाव होने जा रहा है। अगले माह यानी नवंबर से बिना ओटीपी के एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलेगा। दरअसल चोरी रोकने और सही ग्राहक की पहचान के लिए तेल कंपनियां 1 नवंबर से नया डिलीवरी सिस्टम लागू कर रही है। इस नए सिस्टम को डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड यानी डीएसी नाम दिया गया है। नए सिस्टम के तहत अब बिना ओटीपी के एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलेगा। इसके लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक कोड भेजा जाएगा। अगर कोड नहीं दिया तो सिलेंडर नहीं मिल पाएगा। ओटीपी कोड बताने के बाद ही सिलेंडर मिलेगा। बता दें कि यह सिस्टम सिर्फ डोमेस्टिक सिलेंडर पर ही लागू होगा, कॉमर्शियल सिलेंडर पर नहीं। नीट यूजी 2020 रिजल्ट घोषित, एनटीए ने जारी किया स्कोर कार्ड। उड़ीसा के शोएब आफ्ताब ने रचा इतिहास, 720 में से 720 अंक हासिल कर बने ऑल इंडिया टॉपर। रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट ntaneet.nic.in और nta.nic.in पर देखे जा सकते हैं। नीट 2020 की फाइनल आंसर की जारी, कैंडिडेट्स विषय के हिसाब से आंसर की वेबसाइट पर देख सकते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए एग्जाम फीस भरने की लास्ट डेट बढ़ा दी है। अब स्टूडेंट्स 31 अक्टूबर तक कक्षा 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा की फीस जमा करके रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। इससे पहले यह तारीख 15 अक्टूबर तय की गई थी। और अब बात आज के इतिहास की। अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक सर सैयद अहमद खां का जन्म 17 अक्टूबर 1817 में हुआ। हिंदू धार्मिक नेता जो अत्यधिक व्यक्तिगत और काव्यात्मक ढंग के व्यवहारिक वेदांत को पढ़ाने के लिए विख्यात स्वामी रामतीर्थ का निधन 17 अक्टूबर 1906 में हुआ। हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 में हुआ। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी अनिल कुंबले का जन्म 17 अक्टूबर 1970 में हुआ। और अंत में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का प्रमुख बल्लेबाज अरविंद डिसिल्वा का जन्म 17 अक्टूबर सन 1970 में हुआ।